नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग परफेक्शन आईएएस यहाँ पे 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आस्था आईएएस का टोटल 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। दृष्टि आईएएस से हम लोग टेस्ट देख रहे थे और दृष्टि आईएएस से टेस्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं और ये टेस्ट नंबर 3 है जो आपका है। इसमें यदि बात करें सब्जेक्ट का, ये जो है विज्ञान का टेस्ट है आपका, यानी साइंस का। और साइंस बीपीएससी 69 में देखेंगे तो आपका 30 मार्क्स का साइंस यहाँ से आएगा। और यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो बनते हैं, बहकावे वाला वीडियो, ठीक है, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे आप लोग। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से जो है लगभग 10-10 क्वेश्चन का यहाँ पे लगभग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। पिछला 2-3 साल से पैटर्न देखा गया है कि 10-10 प्रश्न ही लगभग बनाए जाते हैं, यानी वेटेज तीनों का लगभग समान होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड टेस्ट है, क्लास 6 से 10 तक का। और साथ साथ इसमें करंट अफेयर जो है अक्टूबर-नवंबर 2022 का कवर किया गया है। तो करंट अफेयर तो लगभग 1 साल का लगभग आपको आना ही चाहिए, तो अक्टूबर-नवंबर का इसमें करंट अफेयर का भी कलेक्शन है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीपीएससी 69 को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको डेली होमवर्क दिया जाता है और डेली होमवर्क का जो है डेली टेस्ट होता है, ठीक है। और ये डेली टेस्ट का आपको लाइव डिस्कशन के माध्यम से, इसको अभी तो हम यूट्यूब के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो लाइव डिस्कशन किया जाता है। यानी आप अपना प्रश्न, कोई आपका डाउट होता है तो आप पूछते हैं, किसी का किसी प्रकार का टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो लोग पूछते हैं, अपना क्लियर करते हैं। तो ये जो है एक प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी प्रोग्राम इस चैनल पे चल रहा है आप सभी के लिए सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा बीपीएससी के लिए स्पेशली बात करें तो यहाँ पे बिहार स्पेशल थोड़े दिन पहले अपलोड किया गया था। बिहार स्पेशल मैप के माध्यम से पूरा बताने का आपका प्रयास किया गया था। इसके अलावा भी कुछ डाटा हम अपलोड किए हैं और कुछ डाटा और अभी अपलोड करेंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में। तो वैसे में करके एक सीरीज यहाँ पे जो है अभी चल रहा है, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया और टॉपिक वाइज जो आपको मिलेगा, यानी बिहार स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। बिल्कुल डिस्क्राइब वे में उसको जो है हर एक पहलू को देखते हुए उसको डिस्कस किया गया, तो उसे आप देख लेंगे। उस सीरीज जो है कंप्लीट किया जाएगा। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज का बात करें तो टेस्ट सीरीज आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज कराया जाए, जो भी मार्केट में बेहतर अवेलेबिलिटी है। जैसे आपका दृष्टि हो गया, आस्था आईएएस हो गया, धी आईएएस का टेस्ट सीरीज भी मार्केट में अवेलेबल है, तो धी आईएएस का भी टेस्ट सीरीज आपको कराया जाएगा और मार्केट में जो भी बेहतर होगा। इसके अलावा यदि आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा, आपका कोई सजेशन होगा, कुछ टॉपिक पर यदि आप वीडियो वगैरह चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग उसका टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो है लेक्चर बनेगा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। अब अभी कोई उतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट की ज़रूरत है नहीं। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पे 75 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा पैसेंस रख के और थोड़ा डिस्क्राइब वे में देखेंगे। और पार्ट 2 में फिर हम लोग रिमेनिंग 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक लिख सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि हमारा जो लेक्चर बनाने का उद्देश्य है, उद्देश्य में हम सफल हो सके, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंच पाए, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। ये हमारा जो है टारगेट है। चलिए, तो देखते हैं एक एक करके प्रश्न। आप लोग पैरेलली मेरे साथ प्रश्न हल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 से 75 तक क्या करें, नंबरिंग कर ले और सारे प्रश्न का एक एक करके आंसर करें। दूसरा, आपके पास यदि ओएमआर सीट अवेलेबल है तो डायरेक्ट आप ओएमआर सीट भी हल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको वक्त देंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी किन्हीं को लेक्चर स्लो लगेगा तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है 1.25, 1.5, 1.75 या 2.0 में करके आप देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इस पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे जरूर आप लोग ध्यान देंगे, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम जो है चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। केरोसिन के संपर्क में आने से सोडियम जो है जल उठता है। फास्फोरस जल के संपर्क में आने पे जल उठता है। बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। आंसर कीजिए इसका आप लोग। देखिए, इसका जो सही आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है चमकदार जो है श्वेत लौ के साथ जल उठता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है, ठीक है। और यदि वायु की उपस्थिति रहे तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जो है अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मैग्नीशियम जो है चमकदार श्वेत लौ के साथ जल उठता है।
दूसरा है कि केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जो है जल उठता है। अब देखिए, बात करें यदि केरोसिन की और बात करें सोडियम की, तो चाहे पोटेशियम हो या सोडियम, ये जो धातुएं होती हैं आपको, ये दोनों जो है काफ़ी अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, सोडियम हो या आपका पोटेशियम हो। सोडियम की बात अगर करें यहाँ पे, तो जल या वायु के साथ, दोनों के साथ ये अभिक्रिया कर सकती है, जल के साथ भी और वायु के साथ। ऐसे में सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है, यानी केरोसिन में जो है, ये केरोसिन का कोई पात्र हो गया, इसमें सोडियम रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना करे। तो दूसरा तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दिया था कि फास्फोरस जल के संपर्क में आने से जल उठता है। देखिए, बात करें यदि फास्फोरस का, ये भी काफ़ी अभिक्रियाशील होता है फास्फोरस, और अधिक अभिक्रियाशील होने के साथ इसके साथ क्या होता है, 30 डिग्री अगर सेल्सियस कमरे के ताप पे ये प्रज्वलित हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जल के संपर्क में आने पे जल उठता है, बिल्कुल ही जलेगा नहीं। ये तो इसको जो है रिएक्शन ना करे, अभिक्रिया ना करे, इसके लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नाइट्रोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इसे आदर्श जो है पैकेजिंग गैस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है, ये सबसे सस्ती गैस है, यह एक अक्रिय गैस है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे बीपीएससी में पूरा चांसेज है कि हो सकता है ऑप्शन जो है ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन रहे, और हो सकता है ऑप्शन डी में ये स्लैश करके लिख दे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रखें, हो सकता है नहीं भी ऐसा बने, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चांसेज है कि ए बी सी डी ही ऑप्शन रहेगा। चलिए, तो इसके आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, इसको आदर्श पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पैकेजिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई भी खाद्य घटक होता है, ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए खाद्य पदार्थ है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। वजह क्या है, ये जो है आपको अक्रिय होता है, किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो ऐसे में ये जो इसका बेहतर कंडीशन की वजह से इसको आदर्श जो है पैकेजिंग गैस जो है इसको बनाता है। तो ऑप्शन जो है सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर देखेंगे तो आप नाइट्रोजन जो है किसी पैकेज में डाला जाता है। ये नाइट्रोजन की खासियत होती है कि ऑक्सीजन और उसमें उपस्थित जो है नमी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। दूसरा वजह ये भी है पैकेजिंग फूड में डालने का। ठीक है, जो भी पैकेट वगैरह फूड पॉकेट देखते होंगे आप लोग पैकेट, तो उसमें ये डाला जाता है। ठीक है, पैकेट के अंदर जो है वातावरण को संशोधित करके और नाइट्रोजन के साथ खाद्य पैकेजिंग जो है गुणवत्ता को बनाए रखता है। तो एक तरह से क्या है, ये खाद्य को जो है अधिक दिनों तक अच्छा रखने में भी आपको हेल्पफुल साबित होता है। अगला देखिए, यहाँ पे जो है मिलान करना है, और ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, देखिए बात करें बेकिंग सोडा का, तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो है 4 हो गया। ठीक है, अगर बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, या इसको विरंजक चूड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बूझा हुआ चूना के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, इसका यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, Ca आपको OH का D2। यहाँ पे जो है विरंजक चूर्ण को जो है CaOHCl2 से भी आपको दर्शाया जाता है। यहाँ पे CaOL2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया है आपको वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा Na2CO3 आपको 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से हमको जानते हैं इसको। तो ये तो आपका हो जाएगा 2। लास्ट में बता आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो ये CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका A बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आपको 4 अम्ल और क्षार संकेतक प्रदान किए गए हैं। वे नीले लिटमस, लाल लिटमस, फिनोफ्थलीन विलयन तथा मेथिल ऑरेंज विलयन है। उनमें से कौन क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाता है। ठीक, आपको बताना है क्षारीय अवस्था में इसमें कौन गुलाबी हो जाता है। ये ऑप्शन देखते हैं, देखिए नीला लिटमस, लाल लिटमस, फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज। ठीक, प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था, ध्यान से प्रश्न को जो है
देखेंगे, पूछा गया था कि कौन क्षारीय अवस्था में जो है गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर करें आप लोग इसका, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनेप्थलीन विलियन। फिनेप्थलीन विलियन को देखेंगे तो अम्लीय अवस्था में ये रंगहीन होता है और क्षारीय अवस्था में क्या होता है? ये गुलाबी हो जाता है। इसी यहाँ पे सही है। नीला लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये जो है अम्लीय अवस्था में आपको लाल हो जाता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये क्षारीय अवस्था में नीला हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप सब पहले से ही पढ़े होंगे। ठीक, और जो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज विलियन है, ठीक है, ये आपको जो है भिन्न भिन्न पीएच पे भिन्न भिन्न रंग का होता है। ठीक है, इसका कोई कलर फिक्स नहीं होगा, भिन्न भिन्न पीएच पे ये भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे सिंपल पूछा दिया था कि कौन जो है आपको क्षारीय अवस्था में गुलाबी होगा, तो फिनेप्थलीन होगा। फिनेप्थलीन जो होगा क्षारीय अवस्था में गुलाबी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी पे सबसे अधिक सुचालक धातु है? ये आसान प्रश्न है, आंसर करें इसका आप लोग। तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो इसमें जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? चांदी। ठीक है, ये सुचालक की बात की गई थी, सबसे अधिक। ठीक है, इन सब में सबसे अधिक तो चांदी जो है सबसे ज्यादा जो है सुचालक है। ठीक है, चाहे बात किया जाए उष्मा विद्युत, ठीक है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, अब एक दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये उष्मा या विद्युत का जो है सबसे सुचालक है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, हम जो है वहाँ पे एल्युमिनियम का जनरली आप देखेंगे तो तार इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। वजह यह है कि चांदी का तार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है एनर्जी का तो ह्रास कम होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा, काफ़ी हाई इफिशियंसी होगा, लेकिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एनएडीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला दिया है कि जब एल्युमिनियम को कैथोड में बनाया जाता है, जब एल्युमिनियम को एनोड में बनाया जाता है, जब एनोड किरणें एल्युमिनियम पे बमबारी करती है, एक से अधिक या कोई नहीं। एनोडीकरण के संबंध में आपको सही कथन बताना है। देखिए, एनोडीकरण आपका होता क्या है? तो ये एल्युमिनियम पे जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब एल्युमिनियम को एनोड में बनाया जाता है, इसे एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में, अब देखिए, अब बहुत सारी धातुओं का क्या होता है? अयस्क होता है, यानी धातुएं जैसे आपको दिखती है वैसी पाई नहीं जाती है। तो कौन सी इसमें धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए, सही आंसर इसका क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है। सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ये सारा क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से आपका एक से अधिक। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए, मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन यहां बताना है आपको। स्टेनलेस स्टील निकिल और क्रोमियम को मिलाकर प्राप्त होता है। मिश्र धातु काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीतल, तांबा और जास्ता का मिश्र धातु होता है। ताम्र जो है तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। सोल्डर जो होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, सोल्डर जो आपका होता है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सोल्डर जो है सीसा और टीन का जो है आपको मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है? आपका सोल्डर होता है। सोल्डर, सीसा और टीन का, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, तांबा और जास्ता को यदि आप मिलाते हैं तो पीतल बनता है। तो यहाँ पे तांबा और जास्ता पीतल, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। ताम्र, तांबे और टीन, ताम्र, तांबे और टीन का एक आपको मिश्र धातु है। ये यहाँ पे क्या पूछना चाहता है ये?
और पहला तो स्टेनलेस स्टील, निकेल और क्रोमियम का दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इस आंसर को हम थोड़ा डाउटफुल में है। ऐसे ये तो दो स्टेटमेंट सही है। अच्छा, यहाँ पर गलत पूछा गया था, ठीक है, गलत पूछा गया है, तो यहाँ पे अप्रोक्स ये भी तो सही है। यहाँ पे ऑप्शन ये ई हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या कर दे, ई कर दे, ठीक है। चलिए, हम सही ढूंढ रहे थे तो एक से अधिक हो गया, तभी तो ऑप्शन ई हो जाता, ठीक है। कभी कभी दिमाग में क्या रहता है कि ऑप्शन डी ही तक अवेलेबल है, ठीक है, ऑप्शन ई भी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक से अधिक सही हो गया तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सिंपल सा बात है। देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लोपित होते हैं, जिंक से नहीं होते हैं। कोई खाद्य पदार्थ जो है टीन से लोपित होता है, जिंक से नहीं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, टीन सस्ता होता है इसलिए, टीन की तुलना में जिंक कम अवक्रियशील होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक अवक्रियशील होता है, या एक से अधिक है, कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जिंक जो है अधिक अवक्रियाशील होता है, ठीक है। तो जब ज्यादा अवक्रियाशील होगा तो ऐसे में ये किसी से अवक्रिया जल्दी कर लेगा, इसलिए जो है खाद्य पदार्थ के डिब्बे जो है टीन से लोपित किए जाते हैं, सिंपल सा बात ये है, ठीक। अगला प्रश्न देखें। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है, और ये दृष्टि के टेस्ट की एक खासियत होती है कि प्रश्न का आपको कलेक्शन काफी बेहतर मिलेगा। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसमें प्रॉब्लम आ सकता है आप लोग को, फिर भी चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, एक गलनांक होता है, एक क्वथनांक होता है। यहाँ पे गलनांक आपसे पूछा गया है, ठीक है, किसका सबसे ज्यादा उच्च होता है। देखिए, इसका सही ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल, जो यहाँ पे CH3COOH दिया है, ठीक है। इसका गलनांक देखेंगे तो आपका 200 जो है 90 केल्विन होता है, ठीक है। जबकि क्वथनांक की बात करेंगे 391 होता है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये जो है इसका गलनांक 200 आपको 9 होता है, जबकि क्वथनांक इसका 334 होता है। एथेनॉल की बात करेंगे तो इथेनॉल जो है आपका, इसका गलनांक जो है 156, और इसका क्वथनांक 351 होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था आपको सबसे अधिक, तो सबसे अधिक इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए, बाकी मीथेन का जो है आपका गलनांक आपको 90, ठीक है, और क्वथनांक इसका 111। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हीरा कार्बन परमाणु का षष्टकोणीय क्रम में स्थापित होता है, ग्रेफाइट कार्बन परमाणु का त्रिआयामी व्यवस्था प्रदर्शित करता है, फुलरीन C16 कार्बन का तीसरा अपरूप है, एक से अधिक या कोई नहीं। अच्छा प्रश्न, आंसर करें, इसमें सही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, सही बताना है। देखिए, फुलरीन आपको पता है कार्बन का ही अपरूप है, ये कार्बन 60 है, तो यहाँ तो सिंपल सा दिख रहा है, तो कार्बन का ही अपरूप होगा, और कार्बन का ये तीसरा अपरूप होता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हीरा और ग्रेफाइट का बात करेंगे तो कार्बन के पहला 2 अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। अब हीरा जो है कार्बन का, इसमें प्रत्येक परमाणु देखेंगे तो कार्बन के जो है 4 अन्य परमाणु के साथ जो है होता है, और ऐसे इसका स्ट्रक्चर हीरा कैसे बनता है, आपको जो है त्रिआयामी संरचना होता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो इसका प्रत्येक परमाणु जो है कार्बन के 3 अन्य परमाणु से होता है, और ऐसे में ये षष्टकोणीय होता है, ठीक है। तो बस यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ग्रेफाइट षष्टकोणीय होता है, हीरा जो है त्रिआयामी होता है, ठीक। चलिए, तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, हो सकता है ऑप्शन में आपके डल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए, मरकरी है, गैलियम और सीजियम है, आयोडीन है, लिथियम है, ठीक है। मरकरी का अगर देखें तो ये कमरे के ताप पे जो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो पारद या मरकरी जो है, और हम लोग इसका जो है एज ए थर्मामीटर में इसका उपयोग भी करते हैं, तो एक का ताप का 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। गैलियम और सीजियम जो धातु की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, और हथेली पे जैसे ही आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गल हो जाएगा, यहाँ से ये गल जाएगा। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका एक कर लेंगे, ठीक है। आयोडीन की बात करेंगे तो
यहाँ पे ऑप्शन में आयोडीन क्या हो जाएगा आपका, ये चमकदार हो जाएगा। देखिए आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन क्या होता है, धातु होता है और ये चमकीला होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। और बाकी बचा लिथियम। लिथियम तो आपको पता है क्षारीय धातु है। ठीक है, और ये काफ़ी मुलायम होता है, तो इसे चाकू से भी हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो ये 3 हो गया, 4 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यदि मैं चाहता तो आपका 150 प्रश्न बिल्कुल एक जो है टेस्ट में हल कर देता। ठीक है, वैसे में एक्सप्लेनेशन उतना बेहतर तरीके से नहीं हुआ, और यदि आप टेस्ट दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाए, एनालिसिस नहीं किया जाए, तो टेस्ट देने का उतना मायने कोई है नहीं। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन में एक या अधिक द्विवाद उपस्थित होते हैं। एल्केन में एक या अधिक त्रिवाद उपस्थित होते हैं। एल्काइन में एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पे क्या बताना है आपको, कौन सा सही है। ठीक है, देखिए आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, चाहे एल्केन ग्रुप की बात किया जाए, एल्कीन ग्रुप की बात किया जाए, एल्काइन, आप लोग आंसर करें सबसे पहले। एल्केन में अगर देखिए बात किया जाए तो इसमें जो है देखेंगे आप, तो कार्बन परमाणु में देखेंगे तो केवल एक जो है इसमें आबाद उपस्थित होता है। ठीक है, और ये संतृप्त भी होता है। तो एल्केन तो संतृप्त दिया है, तो ये तो सही हो जाएगा। और इसमें एक या अधिक भी हो सकता है, तो एक भी है। एक से ज़्यादा आंसर अगर सही हो गया तो आपका आंसर तो ऐसे ही क्या हो गया, यहाँ पे डी बन गया। ठीक है, तो ये बात हो गया एल्केन का। एल्केन में द्विबंध भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे सी एन जो है H2N। ठीक है, अब सी के जगह पे आप 1 रखेंगे तो एच कितना हो जाएगा आपका 2। सी की जगह पे 2 रखेंगे एच कितना होगा 4। सी की जगह पे 3 रखेंगे एच कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये जो हो गया आपका एल्केन का हो गया। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का बात करेंगे तो एल्काइन क्या होता है आपका CnH2n-2 होता है एल्काइन। अब यहाँ पे सी की जगह पे 1 रखेंगे आप, एच जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 - 2 0। अब सी की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 2 4, 4 - 2 2। ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप है, ध्यान देंगे एल्काइन के लिए ये है। ठीक है, अब इसी से आप कोई नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, अब C1 है मेथ एथ प्रोप्यूट। ठीक है, अब मान लीजिए C1 है। ठीक है, एल्केन ग्रुप की अगर बात कर लेते हैं, मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे CnH2n है, ये एल्केन ग्रुप के लिए है। ठीक है, किसके लिए, एल्केन के लिए है। अब C की जगह पे यदि 1 रखेंगे तो C क्या हो जाएगा 1H आपका 2। C की जगह पे 2 रखेंगे ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेथ, ये हो जाएगा एथ एथेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, वैसे ही एल्काइन वाला यदि अगर आपको दिखता है, ठीक, एल्काइन वाला दिखेगा तो आपका मिथाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे बताना था कि एक से अधिक सही था, तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था। आगे देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की थाली बाहर से काली हो जाए तो इसका मतलब क्या है। ईंधन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। ईंधन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए अगर संतृप्त, देखिए हाइड्रोकार्बन की क्या पहचान है, उसमें जो है जो भी ज्वाला होता है वो स्वच्छ होता है संतृप्त में। असंतृप्त कार्बन में क्या होता है, अत्यधिक इसमें काला धुआं वगैरह आपको देखने को मिलता है, इसमें पीली ज्वाला वगैरह निकलती है। ठीक है, और देखेंगे तो धातु इसमें काफी काला वगैरह लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर करें इसका। ठीक है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईंधन में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि उपस्थित होता है तो ईंधन क्या हो जाता है आपका, अत्यधिक काला धुआं वाला आपको पीला ज्वाला निकालता है। ठीक है, तो आपका बर्तन काला हो जा रहा है, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति है। यदि संतृप्त होता तो ये ज्वाला जो है स्वच्छ होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है पूछा गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों देखेंगे, इसके बाहरी कक्षा में चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कोई एक यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, सोडियम 11, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 281। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाह्यतम कक्षा में कितना है 1 है। वैसे ही पोटेशियम को लिखेंगे, यहाँ पे भी आपको बाह्यतम कक्षा में क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ऐसे में यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है आपको, सही बताना है। देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा शोषण के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। रेडॉन का उपयोग निश्चित के रूप में किया जाता है। जेनॉन का उपयोग रेडियोधर्मी चिकित्सा के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए हीलियम में कोई मादक जो है आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ऐसे में जो भी गोताखोर वगैरह समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वहां पे हीलियम मिला दिया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो दिया है रेडॉन, तो रेडॉन का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं रेडियोधर्मी के रूप में करते हैं, ना कि जेनॉन का। तो ये उल्टा ऑप्शन कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है पूछा गया है, बताइए कौन सा इसमें गलत है। डावे राइनर ने तत्वों को त्रिक का समूहीकृत किया। न्यूजीलैंड्स ने अष्टक का जो है यहाँ पे सिद्धांत दिया। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत बताना है। ठीक है, तो जो आपका डावेराइनर था, ये जो है तत्वों के जो है त्रिक जो है तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इसके द्वारा बताया गया था। तो पहला तो ये आपको सही है। ठीक है, जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये न्यूलैंड्स जो है आपका अष्टक का सिद्धांत के बारे में बताता है, तो ये भी तो सही है आपको। ठीक है, मेंडलीव जो है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बताते हैं। ठीक है, घटते क्रम में इसमें आपको दिया है आरोही क्रम में बताते हैं। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर आप लोग पैरेलली करते रहिए। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में अपचयन। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पे क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अपचयन। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ना कि ऑक्सीजन में। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, एक से अधिक है कोई नहीं। देखिए, गैसों का आदान प्रदान की बात करें तो चाहे तना हो गया, आपका जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, सभी में जो है आपको गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में यहाँ ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, उपयुक्त में से जो है यहाँ पे एक से अधिक बन जाएगा। अच्छा, नहीं होता है पूछा गया। देखिए, नहीं होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ई हो जाएगा। चूंकि नहीं होता है पूछा गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारा ही सही है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, पौधे के द्वारा कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका का जो है मेजर काम क्या होता है, जड़ों से जल का अवशोषण करना, पौधे को हानिकारक जीवाणु से बचाना, रंध्रों के खुलने और बंद होने में। कोशिकाएं के बारे में पूछा गया है। कोशिकाएं जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है। ठीक है, और रंध्र में छिद्र खुल जाता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, रंध्रों को खुलने और बंद होने में। ठीक है,
तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए अभी थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। ठीक है, ये जो है आपका, ये ब्लैक कैसे हो गया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर देख लिए थे आपका, प्रश्न संख्या 17 देख लिए हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, 17 इसके बाद जो है आपका ये आ गया। जी थोड़ा सा वेट करेंगे। ऐसा जनरली इशू आता नहीं है, आपका स्क्रीन ही ब्लैक हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए। अभी सब सॉफ्टवेयर में कभी इशू आती है। ये ब्लैक कैसे सिलेक्ट हो गया? ओके ठीक है, चलिए ये पेज जो है अभी दिख नहीं पा रहा है, इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो अगला पार्ट में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या जो है 20 से 25 तक अगला पार्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिख नहीं रहा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, ग्लूकोज के अवयवी विखंडन से प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26, अपोहन का संबंध होता है। ठीक है, पूछा गया अपोहन का संबंध होता है ग्रासिका के शुद्धिकरण से, रुधिर के शुद्धिकरण से, अग्नाशय के शुद्धिकरण से, एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रुधिर के शुद्धिकरण से। डायलिसिस आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये रुधिर से ही रिलेटेड हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें, क्वेश्चन देखिए, रात्रि के समय पौधे के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? देखिए पौधे रात में CO2 निष्कासित करते हैं, पौधे दिन में करते हैं, पौधे रात में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पौधे रात में CO2 जो है निष्कासित करते हैं। ठीक है, ऐसे में वहाँ CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, और CO2 अगर अधिक होगा तो जो भी व्यक्ति है मूर्छित वगैरह हो सकता है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम का काम क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल का वहन के लिए, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? मिट्टी से जल को जो है पोषक तत्व तनों और पत्तियों तक जो है पहुंचाना। मनुष्य का ब्रिक लीवर जो होता है प्रतिदिन लगभग कितने लीटर तरल पदार्थ का निषेधन करता है? तो प्रतिदिन लगभग कितने लीटर करता है, लगभग अप्रॉक्स बताना है। ब्रिक लीवर, ये आपका ब्रिक के बारे में, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, किडनी के बारे में पूछा गया, लगभग 200 लीटर। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30, दो तंत्र कोशिकाओं के बीच के अंतराल को कहा जाता है? ये जो हम लोग को सिनेप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब कुछ प्रश्न जो है 10+1 और 2 के भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा जो 10 तक पढ़े होंगे। ठीक है, और पिछले वर्ष भी आपको 10+2 का कुछ प्रश्न डाला गया था, यानी 11-12 का, तो सिलेबस पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं क्रम में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? देखिए आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है।
बाएं से लेफ्ट से आपको क्या जाना है, राइट जाना है। तो कौन सा गलत है ये बताना है इसमें। धातुओं की प्रकृति का धात्विक होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से त्यागते हैं, ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। बाएं से दाएं जाने पे अधात्विक गुण में जो है वृद्धि होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से त्यागता है, तो अधिक आसानी से तो त्याग नहीं पाएगा, ठीक है। साथ साथ देखेंगे तो बाएं से दाएं जाने पे अधात्विक गुण में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या, धातुओं की प्रकृति का धात्विक होती है, धातुओं की प्रकृति का धात्विक होती है। तो ये तो आपको अधात्विक होते जाती है, अधात्विक गुण बढ़ते जाता है। ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऐसे सी गलत है आपको, ये तो सही है, ठीक है। गलत यहाँ पे बताना था, तो सी तो गलत है आपका, ठीक है। सी कर लेंगे इसको सही, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम लगाना है यहाँ पे एक तर्क के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दुमाक कृतिक सीरा है, केंद्रक है, कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सीरा है। आंसर करें इसका, इसको एक आपको क्रम में लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले दुमाकृत सीरा एक हो जाएगा, फिर आपका कोशिकाएं हो जाएगा, नेक्स्ट आपका केंद्रक, फिर तंत्रिका कक्ष और लास्ट में तंत्रिका और अंतरिम सीरा। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे देखिए, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स पूछा गया था, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछने का चांसेस कम है, फिर भी चलिए टेस्ट में है तो देख ही लेते हैं। स्पर्श की उत्तेजना की प्रतिक्रिया में मिमोसा पुंडिका छुई मुई की पत्तियां तेजी से क्यों मुड़ जाती है, ठीक है। ये घटना तो आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। स्पर्श होते ही मौसम के बदलाव के कारण, स्फुति जो है दाब में परिवर्तन के कारण, भय धारणा के कारण। तो देखिए, जो मिमोसा पुंडिका है, छुई मुई है जिसको बोलते हैं, जैसे ही आप स्पर्श करते हैं तो ये पत्तियां तेजी से मुड़ जाती है, वजह है स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे गलत ढूंढना है। ये क्वेश्चन तो आसान सा प्रश्न है। देखिए, भूख और प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस है, निगलना और उल्टी होना मेडुला, परिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। हाइपोथैलेमस की अगर बात करेंगे तो चाहे शरीर का तापमान, ध्यान से सुनेंगे, आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना था कौन जो है आपको गलत सम्मिलित है, तो कोई भी नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो चाहे शरीर का तापमान हो, रक्तचाप की बात हो, भूख और प्यास की बात हो, भोजन करते समय तृप्ति की अनुभूति, मनोदशा, नींद, काम वासना, ये हाइपोथैलेमस जो है ये इसको सेंस करता है, ठीक है। मेडुला की बात करें तो निगलना और उल्टी होना, ठीक है। ये मस्तिष्क के देखेंगे तो आपका निचला आधा भाग होता है, तो ऐसे में जो है ये भी सही है, ठीक है। चलिए, मेरुरज जो है प्रतिक्रिया क्रिया करता है, प्रतिवर्ती मेरुरज, ठीक है। अब मान लीजिए आपका पैर जो है किसी आग पे चला गया, तुरंत हटाना, ये प्रतिक्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा। चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन की बात करें अगर तो ये जो है प्रोटीन है एक प्रकार का, ठीक है। पित्तरस की बात करें, ये वसा की बड़ी जो है गोलिकाएं को वसा के छोटी गोलिकाएं में खंडित करता है। पित्तरस, बाइल जूस के बारे में बात किया जा रहा है। लाइपेज, ठीक है, लाइपेज जो है आपका इम्लिसीकृत वसा हो गया, और एमाइलेज, तो एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन डी में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिबरेलिन्स के प्रभाव के कारण, ऑक्सिन्स के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें। इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑक्सिन्स के प्रभाव के कारण पौधे जो है आपको प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखें, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा में, लेशमिनिया में, केचुआ में, एक से अधिक या कोई नहीं।
द्विखंडन आपका एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक प्रजनन है। आंसर आप लोग करें। अमीबा में तो आपको पता ही है, अमीबा विभाजित होता है और फिर नया कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अमीबा हो गया आपका। लेस्मीनिया जो है, लेस्मानिया, यहाँ भी यही देखने को मिलता है। तो एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन और पुनरुद्भवन पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसको बताएं। तो ये हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, जोंक में एक से अधिक है, कोई नहीं, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे मुकुलन और पुनरुद्भवन की, ठीक है। तो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की बात यहाँ पे हो जा रही है, यानी रीजनरेशन, ठीक है, और मुकुलन की। ये हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक। अगला देखिए, कायिक जो है, चलिए प्रश्न ही नहीं दिख रहा है। कायिक प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। देखिए, बीज के उगाए गए पौधे की तुलना में इस विधि से उगाए गए पौधे देर से पुष्प और फल देते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये देर से पुष्प और फल देंगे कायिक प्रवर्धन वाले। ये पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। यह उन पौधे के प्रवर्धन की सहायता होता है जो बीज उत्पन्न कराने में सक्षम खो देते हैं, अनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40। पुष्प में जनन भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पुकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प का जनन भाग होता है, स्त्रीकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, पुकेसर पुष्प का मादा जननांग होता है। एक से अधिक है, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प में जो है जनन भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है। गुड़हल, सरसों, पपीता, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे उभयलिंगी की बात की गई है, नहीं है। तो देखिए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर में कोई जो है एक जननांग उपस्थित होता है। पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज वगैरह। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा गया था उभयलिंगी का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और यदि कोई पुष्प है उसमें आपका पुकेसर, स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित है, तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए कोई पुष्प है, उसमें पुकेसर या स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग होता है, ठीक है, दोनों नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपको उभयलिंगी नहीं बोलते। उभयलिंगी कब बोलेंगे, जब दोनों उपस्थित हो। दोनों है, जैसे यहाँ पे गुड़हल है, आपका सरसों है, ठीक है। लेकिन ये जैसे पपीता, तरबूज वगैरह में क्या होता है, एक ही प्रकार के इसमें ना तो एक पुकेसर नहीं तो स्त्रीकेसर आपको उपलब्ध होगा। अगला, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। रेटिना पे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक स्थिति निकट दृष्टि दोष का कारण बनती है। देखिए, दो तरह के दोष जनरली देखने को मिलते हैं। नेत्रलेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का बहुत छोटा हो जाना। देखिए, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण जो है बनने की बात की जाए तो निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दूर को जो है स्पष्ट हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक। ये होता है इसमें आपको। अब इसका होने का कई सारा वजह है। वक्रता अत्यधिक अगर हो जाएगा तब भी ये पॉसिबल है। नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाए तब भी ये पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक से अधिक। इंद्रधनुष सदैव बनता है, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत में दिशा में, पश्चिम में, पूरब में। देखिए, सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। सूर्य पूरब में है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम में है तो ये पूरब में बनेगा, ठीक है। सूर्य कभी अगर दोपहर में जो है इंद्रधनुष आपको बनते हुए कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45। आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु में विक्षुब्ध प्रवाह के माध्यम देखी गई कोई वस्तु क्यों झिलमिलाती है। परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण, एक से अधिक है, कोई नहीं, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। अगला है, धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है।
देखिए वोल्टेज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। धारा नियंत्रण, देखिए आपको यदि करंट को मान लीजिए कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित किया जाता है। चूंकि आपको देखेंगे तो V बराबर आपका आई आर होता है, तो यहाँ से देखेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें आपका I बराबर क्या बन जाएगा, V अपन आर। अब यहाँ पे R जैसे जैसे आप, चूंकि वोल्टेज तो क्या होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है, एसी इंडिया में जो है वोल्टेज फिक्स है ये। तो अब यहाँ पे आर आप चेंज करेंगे तो आई क्या होगा, बदले होगा। आप आर बढ़ाएंगे तो आई क्या होगा, कम होगा। आर कम करेंगे आई क्या होगा, बढ़ेगा। तब परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम लोग धारा नियंत्रण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें। अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करें इसको। देखिए ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन का यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कोशिकाओं में वृद्धि कराता है ये ऑक्सीन, ठीक है। तो एक है तो 2 बनेगा, ठीक, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जिबरेलिन्स की बात किया जाए तो जिबरेलिन्स तने में वृद्धि में सहायता होता है, तो ये 4 हो गया। साइटोकिनिन्स, ये जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। और एनसीसिक अम्ल, ये जो है आपको एनसीसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है, तो वृद्धि को रोकता है, 1 बन जाएगा। 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया, देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। ऐसे में ऑप्शन जो है सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठोस के द्रव में बदलने की, ठोस अगर द्रव में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं। अगर द्रव ठोस में बनेगा तो उसको जमना बोलेंगे। गैस अगर ठोस में बदलता है आपका तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। ठोस अगर गैस में बदलेगा, देखिए गैस अगर ठोस में बदलेगा तो उसको निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है दूसरा। अगर ठोस मान लीजिए गैस में बदलता है तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गैस आपको द्रव में बदल गया, ठीक है, चलिए इसको हम बता ही देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देंगे। 3 ही चीज की बात हो रही है, एक तो आपका हो गया ठोस, ठीक है, एक हो गया आपका गैस और एक हो गया आपका द्रव। देखिए अगर मान लीजिए द्रव जो है आपका ठोस में बदल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा, जमेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ठोस द्रव में बदल रहा है, ठोस द्रव में बदल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आपको संगलन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गैस आपका बदल रहा है ठोस में तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण, ठीक है। अगर मान लीजिए ठोस आपका गैस में बदल रहा है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, पहले से आप जानते होंगे। अगर मान लीजिए गैस जो है आपका द्रव में बदल गया, ठीक है, गैस द्रव में तो ये संघनन हो जाएगा, और द्रव अगर मान लीजिए गैस में बदल गया तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। खाद्य पदार्थों के घटक के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, आपको गलत बताना है। कागज पे तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये तो बात सही है। कागज पे अगर तेल का धब्बा आता है तो वसा की मात्रा को बताता है, उपस्थिति को बताता है। भोजन में प्रोटीन की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया है कौन सा इसमें गलत है, ठीक। खाद्य पदार्थ में देखेंगे जब आयोडीन का विलयन जो है लगाया जाता है तो रंग बदलकर नीला जो है काला हो जाता है, ठीक है, और इससे हमको पता चलता है स्टार्च वगैरह के बारे में। यहाँ पे भोजन के प्रोटीन की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, छिपी भूख या प्रच्छन्न भूख पद सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। छिपी भूख आप आंसर कर सकते हैं। सूक्ष्म में देखिए 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जिसका बृहद मात्रा में हम लोग को चाहिए,
न्यूट्रिशियंस की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो हम लोग को मिलीग्राम वगैरह में चाहिए होता है। तो छिपी भूख या प्रच्छन्न भूख का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन यही सही हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंधित कुपोषण के रूप में। तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का आपका इंस्टेंट अनुभव होता नहीं है, ठीक है। ऐसे में जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तभी इसका अनुभव होगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में खाद्य पौष्टिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूध और गेहूं में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 पौष्टिकरण किया जाता है। खाद्य तेल और दूध में विटामिन ए और डी का पौष्टिकरण किया जाता है। चावल में पौष्टिकरण के लिए आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें इसका। देखिए यहां पे क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। खाद्य तेल हो या दूध में विटामिन ए और डी का पौष्टिकरण जो है किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी है? अब कुछ जो है करंट अफेयर का भी प्रश्न है यहाँ पे। ये जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, ये कैरोलस लिनियस का पुस्तक नहीं था, यह अरस्तु का था, ठीक है। गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यह अरस्तु जो है इन्हीं का गेट ऑफ एनिमल्स है, इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए अगला देखिए, वात छिद्र पाए जाते हैं मरुस्थलीय स्तनधारी में, स्थलदलीय में, जलीय में, या कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर करें। ये जो है यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जलीय स्तनधारी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, तटीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, गलत ढूंढना है। दिन के समय समुद्र समीर भूमि की ओर बढ़ती है, रात्रि के समय थल समीर समुद्र की ओर बढ़ती है, समुद्र समीर मौसमी प्रकृति की होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, आप देखिएगा तटीय क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ कुछ परिघटनाएं होती है। जैसे दिन के समय स्थल जो होता है जल की अपेक्षा जो है शीघ्र गर्म हो जाता है। कौन? स्थल। स्थल के ऊपर वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगता है दिन के समय अगर बात करें तो, ठीक है। वहीं रात में घटनाएं अलग हो जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कौन गलत है। समुद्री समीर मौसमी प्रकृति की होती है, यही यहाँ पे गलत है। देखिए समुद्री समीर और थल समीर दोनों घटनाएं हैं, इसलिए मौसमी नहीं होती है ये, ठीक है। ये जो है थल संबंधित घटनाएं होती है। निम्नलिखित में कौन चींटी के दंश में निष्क्रिय कर सकता है? चींटी के दंश को, ठीक है, निष्क्रिय कौन कर सकता है पूछा गया है। बेकिंग सोडा, कैलमाइन, फार्मिक एसिड, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अब देखिए चींटी काटती है तो आपके अंदर क्या कौन सा अम्ल डाल दिया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसको क्या करना है आपको? निष्क्रिय करना है, ठीक है, निष्क्रिय करना है। तो नम बेकिंग सोडा हो गया, या कैलामाइन हो गया, या जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये जो है एसिड को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा हो गया, कैलामाइन घोल, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल जो है क्या कर दे। अब इसमें फॉर्मिक एसिड तो पाया जाता है, ये नहीं आपसे पूछा गया था। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। इसको निष्क्रिय करना है तो आप चाहें तो बेकिंग सोडा या कैलामाइन का घोल जो है इस्तेमाल करेंगे तो इसको निष्क्रिय कर देगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा सही हो गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए डैश और डैश की आवश्यकता होती है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगना है तो ऑक्सीजन और जल की जरूरत होती है, ठीक है। बात हो रही है किसकी? लोहा की, तो ऑक्सीजन और जल, ठीक है। अगर ये मिलता है तो ये क्या बन जाता है? Fe2O3, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है? देखिए केचुआ है, मेढक है, डॉल्फिन है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। देखिए केचुआ आपको पता है बिल्कुल ही ये अपनी त्वचा से सांस ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, आंसर आप लोग कीजिए। मेढक, देखिए मेढक भी त्वचा से सांस ले सकते हैं,
इनके पास फेफड़े होते हैं लेकिन ये भी त्वचा से सांस ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, डी बनेगा। अच्छा प्रश्न था। निषेचन के बाद पंखुड़िया, बाह्य दल, पुंकेसर, शैली और बतिग्राह की स्थिति क्या होगी? पंखुड़िया और बाह्य फलों के बाहरी आवरण बनाते हैं, पुंकेसर वर्तिका और वर्तिकाएं फलों का गुद्दा बनाते हैं, पंखुड़िया बाह्य दल सिकुड़ कर गिर जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश की थैली में स्थित होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है और इसी कारण जो है ये यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, चलिए, मानव वृषण का जो तापमान होता है देखेंगे तो शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। बिलियन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, वे विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन कर सकता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है, इन्हें फिल्टर पेपर के माध्यम से पृथक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? वे बिलियन से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर सकते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए। निलंबन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक समांगी मिश्रण, इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, शांत छोड़ देने पे इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। निलंबन देखिए क्या होता है, एक विषांगी मिश्रण होता है, इसके कणों को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं देख सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला लिखा है कि समांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है, ये क्या है, विषमांगी है, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, निलंबन को शांत छोड़ देने पर इसके कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे में सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। टिंडल प्रभाव संबंधित है विलयन से, निलंबन से, कोलाइड से, एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, कोलाइड से। आयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धनावेशित आयनों को ऋणायन कहा जाता है, ऋणा आवेशित आयनों को धाधायन। आयनों पर केवल एकल आवेश हो सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, आयनों पे जो है केवल एक आवेश भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। ऋणावेशित आयनों को धनायन नहीं बोला जाता है, ऋणायन बोला जाता है, जबकि धनावेशित को क्या बोला जाता है, धनायन। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, इसमें कोई जो है आपको सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? केवल समतल, अवतल, उत्तल, एक से अधिक या कोई नहीं। बात हो रही है सीधा प्रतिबिंब की, तो आप देखेंगे कि अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी हुई तो ऐसी स्थिति में आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, समतल दर्पण में देखेंगे तो वहाँ भी आभासी और सीधा ही जो है बनता है, तो चाहे समतल हो या उत्तल हो। ठीक है, यहाँ पे समतल और उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी आपको सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, दो केस में, एक जब अनंत पे हो और एक अनंत और दर्पण के ध्रुव के पी के मध्य हो, तब ये सीधा बनते हुए दिखता है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो समतल दर्पण में तो हमेशा आप देखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बात करेंगे उत्तल की, तो मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी जाती है, अनंत पे, तो ऐसे में जो है इसका प्रतिबिंब जो है आपको इसके फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, इसके फोकस में ही बनता है, और ये क्या बनता है आपको, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। आगे देखिए प्रश्न संख्या 65। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये पूछा गया है। ठीक, आंसर करें। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के लगभग जो है 2000 गुना होता है। लगभग जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 66। परमाणु संरचना की खोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से प्रोटॉन का खोज का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड अल्फा कोण के प्रकीर्णन से परमाणु केंद्र का खोज किए थे, ना कि प्रोटॉन का, तो ऐसे में तो ये गलत हो गया। ठीक है, सही बताना है आपको। जेम्स चैडविक ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति की खोज की। ठीक है, देखिए प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन और गोल्डस्टीन को दिया जाता है। यहाँ पे उपयुक्त में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन, देखिए इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का पृथक करना, हाइड्रोजन का पृथक करना। ठीक है, आंसर करें। देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ठीक है, समावेशन हो ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीकरण में जो है किसी प्रजाति द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, निष्कासन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण का एक विधि है? कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण का ऊर्ध्वपातन, आश्वासन, वर्णलेखन, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कार्बनिक यौगिक को शुद्धिकरण के लिए कुछ हम लोग मेथड यूज करते हैं। शोधन के लिए आप लोग देखेंगे तो ऊर्ध्वपातन होता है, क्रिस्टलन होता है, आसवन होता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन भी है, आसवन भी है, दो ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। वर्ण लेखिका का अनुप्रयोग होता है यौगिक के शुद्धिकरण में, मिश्रण के अवयव को पृथक करने में। ठीक है, यौगिकों को शुद्धता जांच करने में, एक से अधिक है कोई नहीं। देखिए वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका यौगिक शुद्धिकरण है, मिश्रण के अवयवों को पृथक करना, यौगिक की शुद्धता की जांच। ठीक है, तो वर्ण लेखन की बात करेंगे तो शोधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग हम लोग यौगिक के शोधन में, किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने में, तो चाहे यौगिक का शुद्धिकरण हो या मिश्रण के अवयव को अलग करने की बात हो, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक से अधिक। लैसेन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए ऑप्शन आपका यही बन जाएगा। ठीक, कोई भी मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है, उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन या फास्फोरस की पहचान करने के लिए लैसेन परीक्षण हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 71 देखिए, साम्यवता को दर्शाया जाता है। एक यौगिक द्वारा जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन गुण जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सामावयव बोलते हैं। ठीक है, और इस घटना को समझौता बोलते हैं। शीतल पेय और सोडा जल के उच्च दाब पे बंद किया जाता है। देखिए कोई शीतल पेय पदार्थ होता है सोडा, उच्च दाब पे इसको बंद करके रखा जाता है, ऐसा वजह क्या होता है इसका? अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है CO2 के विलेयता जो है बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, परासरण का प्रयोग जो है किया जाता है ताजे जल में रखे मुरझाए हुए फूल को पुनः जीवित करने के लिए, अचार बनाने के लिए, मृदा से पौधों के जल के संचलन के लिए, एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें। प्रसार जो है परासरण का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? देखिए अचार बनाने के लिए भी करते हैं, मुरझाए पुष्प को जो है ताजा करने के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जल में जो है मृदा से पौधे के जड़ों तक, फिर पौधे के ऊपर के हिस्से तक आंशिक रूप से प्रसारण जो है, प्रसारण का ये कारण होता है। तो ऐसे में देखिए दो ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 74, उत्प्रेरक शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कैटालिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को कम करता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वह पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जो रिएक्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे ही क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आंसर करें इसका, लाइकेन से, हाइड्रा से, बायो जो है फाइटा से, उपयुक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं। लिटमस विलयन, आंसर कर। लिटियस विलयन जो है आपको बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलाफाइट समूह में लाइकेन से जो है निकाला जाता है, तो लाइकेन से इसको हम लोग निकालते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है इसमें? आंसर करें।
ठीक है, पूछा गया पीएच मान सबसे ज्यादा किसका है इसमें। देखिए पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रुधिर है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा अगर पीएच मान की पीएच स्केल पे देखेंगे आप तो 0 से लेके 14 तक आपको माप का पैमाना होता है। आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच विलयन लगभग लगभग 14 होता है आपको। ठीक है, वहीं देखेंगे आप तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लगभग यहाँ पे पीएच मान 10 होता है। देखिए 7 से ज़्यादा ये स्केल हो गया आपका, ये 7 हो गया। 7 से ज़्यादा जो भी होगा ये क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से कम जो भी होगा ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया था तो ये 14 हो गया। ठीक है, बात अगर रुधिर की करेंगे, ठीक है, ये भी इससे कम ही होगा। तो सबसे अधिक पूछा गया था, यहाँ पे बी ही ऑप्शन सही होगा। शुक्र ग्रह के पीले रंग के बादल होने का कारण क्या है। देखिए अत्यधिक सघन मीथेन ब्यूटेन का सघन होना, शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त एक घना विषैला वातावरण है और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड से घने पीले बादल से घिरा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए ज्वलनशील पदार्थ के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न हल नहीं किए, 4-5 पास, इसलिए 4-5 प्रश्न और हल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 75 ही हल करना था। ज्वलनशील पदार्थ के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र क्या होता है, नीला, पीला, काला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 80, 22 कैरेट सोना बना होता है। देखिए 2 भाग जस्ता, तांबा, चांदी से 2 भाग एल्युमिनियम, मैग्नीशियम 2 भाग अशुद्धियां जिन्हें हटाया ना जा सके, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। आपको पता होगा 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध सोना होता है। ठीक है, ये नर्म वगैरह होता है और कठोर बनाने के लिए हम लोग चांदी तांबा वगैरह मिलाते हैं। तो 2 भाग जस्ता, तांबा, चांदी अगर मिलाया जाएगा तो 22 कैरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बनेगा। ये 80 प्रश्न हुआ, क्योंकि 5 प्रश्न 20 में 20 से लेके 25 तक। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, 20 से लेके जो है 25 तक आपका प्रश्न पहले हम हल करेंगे अगले में, और फिर 81 से लेके 150 तक प्रश्न हल करेंगे। बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम फिर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बाकी इसके पैरेलली बीपीएससी के लिए और भी जो भी आपको लेक्चर मिल रहा है काफ़ी उपयोगी है। चाहे करेंट अफेयर की बात करें तो वो भी लेक्चर आप लोग देखें। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।